यूपीएससी मेंस में नंबर सिर्फ ज्ञान से नहीं मिलते, बिल्कुल नहीं। वो मिलते हैं आप कैसे लिखते हैं, कैसे सोचते हैं और कैसे अपनी बात को पेपर पर रखते हैं। तो आइए आज इसी सफलता की चाबी को ढूंढते हैं। आहा, ये आवाज सुनी सुनी लगती है ना। सब कुछ तो लिखा था पर मार्क्स ही नहीं आए। ये वो लाइन है जो कई सीरियस एस्पिरेंट्स की कहानी का हिस्सा बन जाती है। घंटों की पढ़ाई, सारे फैक्ट्स रटे हुए और फिर भी रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसका एक बहुत सीधा साधा कारण है। तो फिर सवाल यह है कि आखिर गलती हो कहाँ रही है? जब तैयारी में कोई कमी नहीं, तो फिर ये मार्क्स जा कहाँ रहे हैं? इसका जवाब इस बात में छुपा है कि ये समझा जाए कि यूपीएससी असल में चाहता क्या है। और सच तो ये है कि यूपीएससी एक लिखने का एग्जाम है, रट्टा मारने का टेस्ट नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्जामिनर को इस बात से मतलब नहीं है कि कितनी किताबें पढ़ी हैं या कितने फैक्ट्स याद हैं। वो तो ये देखना चाहते हैं कि उन फैक्ट्स का इस्तेमाल करके एक मजबूत आर्ग्यूमेंट कैसे बनाया जा रहा है। वो असल में सोचने के तरीके को और एनालिसिस की पावर को टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, इस बात को और अच्छे से समझने के लिए ना एक काम करते हैं। एक ही टॉपिक पर लिखे दो अलग अलग जवाब देखते हैं। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि एक एवरेज आंसर और एक टॉप स्कोरिंग आंसर में जमीन आसमान का फर्क क्यों होता है। तो टॉपिक है भारत की क्लाइमेट पॉलिसी। अब स्टूडेंट ए का जवाब देखिए। वो लिखते हैं, भारत ने पेरिस एग्रीमेंट साइन किया है और रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ा रहा है। बात तो सही है, पर बहुत ही जनरल है। अब आते हैं स्टूडेंट बी पर। वो लिखते हैं, भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का है और ब्रैकेट में सोर्स भी दिया है। लेकिन कोयले पर निर्भरता अभी भी 55% है और इसका भी सोर्स है। अब फर्क बिल्कुल साफ है। स्टूडेंट बी का जवाब क्यों बेहतर है? क्योंकि उसमें डेटा है, एक बैलेंस्ड व्यू है और गहरा एनालिसिस है। तो फिर वो असली फॉर्मूला क्या है? वो कौन सा सीक्रेट है जो सिर्फ नॉलेज को मार्क्स में बदल देता है? चलिए आज उस राज से पर्दा उठाते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, देखिए, नॉलेज वो तो सिर्फ रॉ मटेरियल है, कच्चा माल। जैसे घर बनाने के लिए ईंटें, लेकिन क्या सिर्फ ईंटों का ढेर लगा देने से एक शानदार इमारत बन जाती है? नहीं, उसके लिए एक नक्शा चाहिए, एक स्ट्रक्चर चाहिए। यूपीएससी में भी बिल्कुल यही होता है। वही स्ट्रक्चर, वही प्रेजेंटेशन मार्क्स दिलाता है। मतलब लिखी गई हर एक लाइन अपने आप में एक मजबूत दलील होनी चाहिए। एक बेहतरीन जवाब ना 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा होता है। पहला, डेटा। ये आपके पॉइंट्स को वजन देता है, उन्हें भरोसेमंद बनाता है। दूसरा, बैलेंस, यानी सिक्के के दोनों पहलुओं को दिखाना। इससे पता चलता है कि मुद्दे की गहरी समझ है। और तीसरा और सबसे जरूरी, एनालिसिस। मतलब सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि ये समझाना कि उस जानकारी का मतलब क्या है, उसका असर क्या होगा। और यही वो जगह है जहां सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट आता है। हमें बस लिखने की आदत से स्मार्ट लिखने की तरफ बढ़ना है, क्योंकि यहां पे हर एक शब्द की कीमत होती है और हमें वो कीमत समझनी होगी ही। जरा ये सिंपल सा गणित देखिए। 150 शब्दों के जवाब में हर 10 शब्द का मतलब है लगभग 1 नंबर। सोचिए, इसका मतलब है कि हर एक सेंटेंस कीमती है। फालतू शब्दों के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। हर शब्द एकदम सटीक, एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए। तो आज से हम सबका लक्ष्य सिर्फ लिखना नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से लिखना सीखना है। यही वो स्किल है जो नॉलेज को परफॉर्मेंस में बदलती है और आखिरकार कामयाबी दिलाती है। तो सवाल ये नहीं है कि कितना जानते हैं, सवाल ये है कि उस जानकारी को शब्दों में कितना असरदार तरीके से पिरो सकते हैं। हर यूपीएससी क्वेश्चन को ना सिर्फ एक सवाल मत समझिए, ये असल में एक पहेली है, एक पजल जिसे सॉल्व करना है। और जैसा हर पहेली में होता है, इसमें भी एक क्लू, एक सुराग छिपा होता है। और जानते हैं वो सुराग क्या है? वो है क्वेश्चन का डायरेक्टिव शब्द। ये वो चाबी है जो उस पूरी पहेली को खोल देती है। और अगर इस चाबी को नजरअंदाज कर दिया तो समझिए सारी मेहनत गलत डायरेक्शन में चली गई। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये डायरेक्टिव वर्ड्स हैं क्या, और एक हाई स्कोरिंग आंसर के लिए ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, फर्क साफ है। जब डायरेक्टिव को इग्नोर किया जाता है तो आंसर एकदम बिखरा बिखरा सा लगता है, फोकस नहीं होता। लेकिन जैसे ही इसे ठीक से समझ लिया जाता है, आंसर एकदम टू द पॉइंट ऑफ फोकस्ड हो जाता है और इसका सीधा असर मार्क्स पर पड़ता है। तो चलिए अब इस टेक्निक के कोर में चलते हैं और कुछ सबसे कॉमन डायरेक्टिव वर्ड्स का मतलब समझते हैं। ये टेबल एक तरह से हमारा डिकोडर रिंग है।
देखिए, अगर डिस्कस लिखा है तो मतलब एक ब्रॉड बैलेंस्ड ओवरव्यू देना है। अगर एग्जामिन है तो कैसे या क्यों का डीप एनालिसिस करना है। क्रिटिकली एनालाइज का मतलब है प्रोज और कॉन्स यानी पक्ष और विपक्ष दोनों बताकर एक कंक्लूजन पे पहुंचना। इवैल्यूएट में सक्सेस या फेलियर को जज करना है और कमेंट में फैक्ट्स के साथ अपनी ओपिनियन रखनी होती है। थ्योरी तो समझ ली, अब देखते हैं कि ये डिकोडिंग टेक्निक असल में पास्ट ईयर क्वेश्चंस के साथ काम कैसे करती है। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। सवाल है, विकास में एनजीओज की भूमिका की जांच करें। यहां हमारा कीवर्ड, हमारा डायरेक्टिव क्या है? एग्जामिन, मतलब जांच करे। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ एनजीओज की लिस्ट नहीं बना देनी है, बल्कि उनके रोल का एनालिसिस करना है। तो एक वीक आंसर में क्या होगा? बस कुछ एनजीओज के नाम गिना दिए जाएंगे। लेकिन एग्जामिन डायरेक्टिव के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग आंसर कैसा होगा? उसमें रोल का एनालिसिस होगा। जैसे एजुकेशन में प्रथम एनजीओ का क्या योगदान है, उनकी लिमिटेशंस जैसे फंडिंग मिसयूज, उस पर बात होगी और आगे का रास्ता भी सुझाया जाएगा। चलिए अब एक और थोड़ा और कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल लेते हैं। सवाल है, भारत की आपदा प्रबंधन नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। यहां डायरेक्टिव है क्रिटिकली इवैल्यूएट। इसका मतलब है कि हमें पॉलिसी की सक्सेसेस और फेलियर्स, मतलब उपलब्धियां और कमियां, दोनों पर बात करनी होगी। और जब मूल्यांकन कर रहे हैं तो ये एक बहुत पावरफुल फैक्ट है जिसे आंसर में जरूर इंक्लूड करना चाहिए कि भारत के पॉलिसी की एक बहुत बड़ी सक्सेस ये है कि 2005 के बाद से साइक्लोन से होने वाली मौतों में 90% की कमी आई है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो क्रिटिकली इवैल्यूएट वाले क्वेश्चन का जवाब देने के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर बहुत इफेक्टिव होता है। एक तरफ अचीवमेंट्स दिखाइए, जैसे साइक्लोन से होने वाली मौतों में कमी, और दूसरी तरफ गैप्स बताइए, जैसे शहरों में आने वाली बाढ़ या एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी। और इस आंसर को एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ कंक्लूड किया जा सकता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट सिर्फ रिलीफ के बारे में नहीं है, ये रेजिलियंस बनाने के बारे में है। ये दिखाता है कि एक फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी का असली मकसद सिर्फ तुरंत राहत पहुंचाना नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाना है। तो अब तक जो भी हमने समझा उसे एक सिंपल और इफेक्टिव हैबिट में कैसे बदला जाए, एक ऐसी आदत जो हर बार फोकस बनाए रखे। ये आखिरी और शायद सबसे जरूरी चीज है। कुछ भी लिखने से पहले बस 1 सेकंड के लिए रुकना है और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना है। और वो सवाल है, असल में पूछा क्या जा रहा है? बस ये एक लाइन ही मास्टर की है। ये सवाल आपको डायरेक्टिव को डिकोड करने और आंसर में एब्सोल्यूट क्लैरिटी लाने के लिए फोर्स करता है। ये पक्का करता है कि हर शब्द, हर लाइन सीधे क्वेश्चन के हार्ट को टारगेट कर रही है। तो आखिर में बस ये बात याद रखनी है, सवाल को समझना ही आधी जंग जीत लेने जैसा है। और ये जो पूरी टेक्निक है ना, ये कोई छोटी मोटी ट्रिक नहीं है, ये बेहतर स्कोर की तरफ एक फंडामेंटल शिफ्ट है। हम एक ऐसे फॉर्मूला को समझेंगे जो किसी भी साधारण से जवाब को शानदार बना सकता है, चाहे वो कोई एग्जाम हो, जॉब इंटरव्यू हो या फिर कोई जरूरी प्रेजेंटेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। सोच कर देखिए, अक्सर हमें टॉपिक की पूरी जानकारी होती है, लेकिन उसे सही ढंग से पेश ना कर पाने की वजह से हमारा जवाब बेजान और बिखरा हुआ सा लगता है। मतलब ज्ञान को असरदार तरीके से पेश करना भी अपने आप में एक कला है। तो सवाल ये है कि कैसे किसी भी जवाब को एक मजबूत, एक यादगार ढांचा दिया जाए। इसका हल एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूला में छिपा है। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई स्ट्रक्चर जरूरी ही क्यों है। फिर हम रिवील करेंगे वो IBC फॉर्मूला, और उसके बाद एक एक करके देखेंगे कि एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन, एक दमदार बॉडी और एक असरदार कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है। तो ये रहा वो सीक्रेट IBC फॉर्मूला। यही है वो आसान सा राज जो एक दमदार जवाब के पीछे होता है। ये एक ऐसा शॉर्टकट है, समझिए, जो किसी भी जवाब की नींव बनता है, उसे एकदम क्लियर और इम्पैक्टफुल बना देता है। तो ये IBC है क्या? I मतलब इंट्रोडक्शन, B मतलब बॉडी और C यानी कंक्लूजन। बस ये 3 स्टेप्स, और यही आपके विचारों को एक लॉजिकल फ्लो देने की चाबी है। इससे होता क्या है? आपका जवाब समझने में आसान और याद रखने में असरदार बन जाता है। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूले के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन कैसे बनाया जाए? कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और एक अच्छा इंट्रोडक्शन आपके पूरे जवाब के लिए एक तरह से स्टेज सेट कर देता है। इसे लिखने के 3 सिंपल से नियम हैं।
पहला, इसे छोटा रखना है, ज्यादा नहीं, बस 2 से 3 लाइनों में। दूसरा, जो मेन कॉन्सेप्ट है उसे डिफाइन कर दीजिए। और तीसरा, तुरंत कोई कॉन्टेक्स्ट या डेटा दे दीजिए ताकि बात में वजन आ जाए। अब इसका एक बेहतरीन उदाहरण देखते हैं। यहाँ सहकारी संघवाद की बात हो रही है। देखिए, पहली ही लाइन में कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया गया और दूसरी लाइन में नीति आयोग का जिक्र करके और जो टेंशन्स हैं उनका जिक्र करके तुरंत कॉन्टेक्स्ट भी सेट कर दिया। है ना कितना सटीक और पावरफुल? तो एक मजबूत इंट्रोडक्शन तो हो गया। अब आते हैं जवाब के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी बॉडी पर। ये समझिए आपके तर्क का दिल है। सोचिए, पूरे जवाब का लगभग 70% हिस्सा सिर्फ बॉडी होती है। इससे ही पता चलता है कि इसका स्ट्रक्चर कितना ज्यादा जरूरी है। यही तो आप अपने ज्ञान और एनालिसिस की गहराई दिखाते हैं। लेकिन इतने सारे पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज कैसे करें? इसका सबसे बेस्ट तरीका है हेडिंग्स और फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करना, जैसे पेस्टल यानी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, या फिर स्वॉट मतलब स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। इस तरह के फ्रेमवर्क आपके सारे आइडियाज को लॉजिकली ग्रुप करने में बहुत मदद करते हैं। अच्छा, थ्योरी तो हो गई, पर ये प्रैक्टिकली काम कैसे करता है? चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। SDG 13 यानी क्लाइमेट एक्शन पर भारत की प्रोग्रेस का एक जवाब देखते हैं। देखिए, इस स्लाइड पर ये कितनी अच्छी तरह से दिखाया गया है। सारे पॉइंट्स को 4 हिस्सों में बांट दिया गया। पॉलिटिकल, जिसमें पेरिस एग्रीमेंट का जिक्र है। इकोनॉमिक, जिसमें 2023 के क्लाइमेट बजट का डेटा है। टेक्नोलॉजिकल, जिसमें हाइड्रोजन मिशन का जिक्र है। और आखिर में एक चैलेंज, जो है कोयले पर हमारी निर्भरता। देखा कैसे एक फ्रेमवर्क ने इतनी सारी जानकारी को कितना सिंपल बना दिया। और ये डोनट चार्ट, ये तो उस चैलेंज को और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल तरीके से दिखा रहा है। कोयले पर 55% की निर्भरता, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और इस तरह का विजुअल उस आंकड़े को दिमाग में एकदम से बिठा देता है। ठीक है, बॉडी हो गई। अब आता है फॉर्मूले का आखिरी हिस्सा, एक असरदार कंक्लूजन। एक मजबूत एंडिंग ये पक्का करती है कि आपका जवाब एक गहरा असर छोड़कर जाए। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है कि कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन में आखिर फ़र्क क्या है। देखिए, इंट्रोडक्शन का काम है कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना और कॉन्टेक्स्ट देना, जबकि कंक्लूजन का काम है एक सल्यूशन देना और भविष्य का एक विजन दिखाना। ये सिर्फ कही गई बातों की समरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब इस उदाहरण को देखिए, ये सिर्फ एक सल्यूशन नहीं दे रहा। इंक्लूसिव ग्रीन फाइनेंस मतलब ऐसी फाइनेंशियल पॉलिसीज जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दें और समाज के हर वर्ग तक उनका फायदा पहुंचाएं, बल्कि एक फ्यूचर विजन भी दे रहा है कि भारत की लीडरशिप को अब सिर्फ वादों से आगे बढ़कर असल काम पर फोकस करना होगा। कितना पावरफुल और पॉजिटिव एंड है ना? और हाँ, ये एक बहुत ही ज़रूरी सलाह है। हमेशा अपने जवाब को एक उम्मीद या सुधार की टोन के साथ खत्म करें। इससे एक बहुत पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। तो चलिए एक बार फटाफट इस IBC फॉर्मूले को दोहरा लेते हैं। I इंट्रोडक्शन, इसमें डिफाइन करें और कॉन्टेक्स्ट दें। B बॉडी, इसे फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके स्ट्रक्चर करें। और C कंक्लूजन, इसमें एक विजन और उम्मीद पेश करें। अब सोचने वाली बात यह है कि एक क्लियर स्ट्रक्चर अगली बार जब कोई जवाब लिखा जाएगा तो जानकारी को पेश करने के तरीके को कैसे पूरी तरह से बदल देगा। इस फॉर्मूले को अपनाकर देखिए, यकीनन फर्क महसूस होगा। अपने जवाबों को इतना शानदार बनाया जाए कि एग्जामिनर पूरे नंबर देने पर मजबूर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए जरा, एक एग्जामिनर को 500 कॉपियां चेक करनी है। सैकड़ों एक जैसे जवाबों के बीच कोई जवाब अलग से याद कैसे रहेगा? इसका सीधा सा जवाब है उसकी प्रेजेंटेशन से। बात सिर्फ सही जानकारी देने की नहीं है, बात है एग्जामिनर का ध्यान खींचने की। इसे 500 आंसर चैलेंज की तरह समझिए। जब कोई एग्जामिनर एक के बाद एक कॉपियां जांचता है तो एक जैसा पढ़ते पढ़ते दिमाग थक जाता है। हमारा काम सिर्फ सही जवाब लिखना नहीं है, बल्कि उस थके हुए दिमाग को जगाना है ताकि वो हमारी कॉपी पर ज्यादा ध्यान दे। तो सवाल ये है कि इस भीड़ में अलग कैसे दिखें? देखिए, इसके 2 ही रास्ते हैं। पहला, अपने जवाब में कुछ ऐसे फैक्ट्स डालना जो किसी और के पास ना हों, और दूसरा, उसे इस तरह से पेश करना कि एग्जामिनर की नज़रें उस पर बस टिक जाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं फैक्ट्स की। इन्हें अपना शस्त्रागार समझिए।
जब कोई अपने जवाब में सटीक डेटा, रिपोर्ट्स या उदाहरण देता है तो वो सिर्फ एक जवाब नहीं रहता, वो एक सबूत बन जाता है जिसे काटना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मान लीजिए सवाल भारत के सामाजिक विकास पर है, तो सिर्फ ये लिखने के बजाय कि भारत विकास कर रहा है, ये लिखिए 2023 की यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत 134वें स्थान पर है, जो हमें सुधार की गुंजाइश दिखाता है। देखा, बस एक नंबर ने जवाब में कितना वजन डाल दिया। या अगर सवाल भारतीय अर्थव्यवस्था पर है तो ये लिखिए इकोनॉमिक सर्वे 2024 के अनुसार भारत में 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं जो इनोवेशन और रोजगार का एक बड़ा केंद्र बन गया है। ये एक आम से जवाब को सीधे एक्सपर्ट की राय बना देता है। और हाँ, सिर्फ अच्छी बातें नहीं, आलोचनात्मक डेटा भी उतना ही जरूरी है। जैसे शहरी विकास पर लिखते समय सीएजी रिपोर्ट का हवाला देकर कह सकते हैं कि स्मार्ट सिटी मिशन के 60% प्रोजेक्ट्स अभी भी अधूरे हैं, जो योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में चुनौतियों को दिखाता है। इससे पता चलता है कि मामले की पूरी समझ है। तो ये कुछ जरूरी हथियार हैं जिन्हें हमेशा तैयार रखना है। नीति आयोग की एसडीजी रिपोर्ट, यूएनडीपी की एचडीआर रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे और सीएजी रिपोर्ट। इन रिपोर्ट्स के जो की फाइंडिंग्स हैं उन्हें बस याद कर लीजिए। ये जवाबों को दूसरों से अलग बनाने का सबसे आसान तरीका है। अच्छा, तो फैक्ट्स का इंतजाम तो हो गया, पर क्या फ़ायदा अगर एग्जामिनर की नज़र ही उन पे ना पड़े? यहीं पर आता है हमारा 10 सेकंड टेस्ट। क्या प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी है कि कोई भी सिर्फ 10 सेकंड में जवाब का सार समझ जाए? अगर हाँ, तो फिर बात बन गई। इन 2 तस्वीरों को देखिए। बाईं तरफ क्या है? शब्दों का एक घना जंगल। इसे देखकर ही पढ़ने का मन नहीं करता, है ना? और दाईं तरफ वही बात, लेकिन कितनी साफ सुथरी, पॉइंट्स में और जरूरी शब्दों को अंडरलाइन किया हुआ है। जाहिर है दाईं ओर वाला पढ़ना कहीं ज्यादा आसान है। तो इसके लिए बस 3 आसान से नियम हैं। पहला, लंबे लंबे पैराग्राफ की जगह बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करें। दूसरा, जो भी जरूरी शब्द या फ्रेज है उसे अंडरलाइन करें। और तीसरा, जहां भी कोई प्रोसेस या कनेक्शन दिखाना हो, एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना दें। तो बस हर जवाब लिखने के बाद खुद से ये एक सवाल पूछना है, क्या कोई सिर्फ 10 सेकंड में इस जवाब के मुख्य बात समझ सकता है? अगर जवाब हाँ है तो समझ लीजिए नंबर कहीं नहीं गए। तो चलिए अब इन दोनों चीजों को, यानी दमदार फैक्ट्स और जबरदस्त प्रेजेंटेशन को एक साथ मिलाकर देखते हैं कि एक हाई स्कोरिंग जवाब आखिर बनता कैसे है। मान लीजिए सवाल है, भारत में शहरीकरण की क्या चुनौतियां हैं? अब ज्यादातर लोग क्या लिखेंगे? वही घिसी-पिटी बातें, भीड़ है, प्रदूषण है, कचरा है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हम फैक्ट्स और स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा जवाब कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले एक फैक्ट से शुरू करेंगे। भारत की 36% आबादी शहरों में रहती है। फिर एक रिपोर्ट का जिक्र, सीएजी के अनुसार 60% स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स अधूरे हैं। इसके बाद एक बिल्कुल ताज़ा उदाहरण, जैसे हाल ही में गाजियाबाद की लैंडफिल में लगी आग। और आखिर में एक समाधान, हमें स्मार्ट सिटीज 2.0 की जरूरत है। देखा, ये एक कहानी की तरह लगता है, सिर्फ पॉइंट्स नहीं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये बात बिल्कुल पक्की हो जाए। सवाल है, ई गवर्नेंस से पारदर्शिता कैसे बढ़ती है? अब ज्यादातर लोग ई गवर्नेंस की परिभाषा लिखने लगेंगे, लेकिन हम क्या लिखेंगे? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए सरकार ने 2015 से अब तक 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत की है। ये एक अकेला आंकड़ा पूरी कहानी कह देता है ना कमाल? और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसमें ये भी जोड़ सकते हैं कि आज यूपीआई के जरिए हर महीने 11 अरब से ज्यादा लेन देन हो रहे हैं, जो दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी आम आदमी की जिंदगी में पारदर्शिता ला रही है। तो आखिर में वो हाई स्कोरिंग जवाब का फॉर्मूला है क्या? बहुत सिंपल है, दमदार फैक्ट्स प्लस क्रिस्टल क्लियर प्रेजेंटेशन। बस ये दोनों मिल गए तो पूरे नंबर पक्के हैं। तो अब अगला जवाब एक खाली पन्ना है। ये सिर्फ एक जवाब नहीं, बल्कि एग्जामिनर को इम्प्रेस करने का एक मौका है। तो सवाल ये है कि वो कौन सा एक फैक्ट और कौन सी एक प्रेजेंटेशन ट्रिक होगी जो उस जवाब को हमेशा के लिए यादगार बना देगी। तैयारी को असाधारण नतीजों में बदला जा सकता है। एक सवाल जो सबके मन में आता है कि एक एस्पिरेंट और एक टॉपर में असल में फर्क क्या होता है? क्या ये सिर्फ ज्यादा ज्ञान है या दिन रात पढ़ाई करना? सच कहूं तो जवाब शायद वो नहीं है जो हम सब सोचते हैं, और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। और इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही सिंपल सी आदत में। एक एस्पिरेंट जो है वो सोचता रहता है
कि कब शुरू करूं, कैसे करूं, क्या ये सही है। लेकिन एक टॉपर, वो बस लिखता है हर रोज। तो फर्क ज्ञान का नहीं, फर्क है एक्शन लेने का। यही छोटी सी आदत, लिखने की आदत, सारा खेल बदल देती है। इस एक लाइन में ना पूरी फिलॉसफी छिपी है। लिखने को एक तरह से जिम ट्रेनिंग की तरह समझिए। जैसे रोज जिम जाकर मसल्स बनती हैं, ठीक वैसे ही रोज लिखकर जवाब देने की क्षमता और मजबूत होती है। हर दिन लिखना है, गलतियां करनी है और फिर उनसे सीखकर लगातार बेहतर होते जाना है। तो ट्रेनिंग असल में दिखती कैसी है? ये एक बहुत ही आसान सा 3 स्टेप का साइकिल है। पहला, रोज लिखें, चाहे जैसा भी हो, बस लिखें। दूसरा, गलतियां करने से बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि सच तो ये है कि वही सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। और तीसरा, उन गलतियों को देखिए, समझिए, सुधारिए और इस प्रोसेस को बस दोहराते रहिए। यही वो निरंतरता है जो दूसरों से मीलों आगे ले जाएगी। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, अब सीधे एक्शन की बात करते हैं। हमें क्यों लिखना है ये तो समझ आ गया, अब सवाल है कैसे। तो ये रहा एक ठोस 7 दिन का एक्शन प्लान जो इस लिखने की आदत को एक रूटीन में बदल देगा। जरा इस वीकली प्लान पर एक नजर डालिए। हर दिन का एक अलग फोकस है। हफ्ते की शुरुआत हो रही है जीएस पेपर्स से। सोमवार को पीवाईक्यूज तो मंगलवार को करंट अफेयर्स। बीच हफ्ते में एथिक्स और निबंध लेखन जैसी खास स्किल्स पे काम करना है। शनिवार का दिन रिव्यू और सुधार के लिए है और ये बहुत ज़रूरी है। और हफ्ते का अंत यानी रविवार एक मिनी मॉक टेस्ट के साथ, ताकि स्पीड भी बने। ये एक परफेक्ट बैलेंस्ड रूटीन है जो हर ज़रूरी चीज़ को कवर करता है। ठीक है, तो अब लिखने की आदत बन रही है, लेकिन सिर्फ रोज लिखना ही काफी नहीं है, है ना? अब हमारा ध्यान क्वांटिटी से हटकर क्वालिटी पर जाएगा। चलिए, एक बेहतरीन जवाब लिखने की कला और विज्ञान यानी आर्ट और साइंस दोनों को समझते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए GS 4 में ये टॉपिक आता है, सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता लोक सेवा के 2 स्तंभ है। अब एक साधारण से जवाब के बजाय इसे एक यादगार और ज्यादा स्कोर वाले जवाब में कैसे बदला जाए? आइए इसे परत दर परत समझते हैं। ये 5 स्टेप्स हैं जो किसी भी जवाब में जान डाल सकते हैं। सबसे पहले सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता जैसे मेन शब्दों को डिफाइन करें। फिर ई श्रीधरन जैसा कोई सटीक उदाहरण दें। इसके बाद एक अच्छा सा कोटेशन डालें। अपने तर्क को वजन देने के लिए दूसरी ARC रिपोर्ट जैसी किसी प्रामाणिक रिपोर्ट का जिक्र करें। और आखिर में एक दमदार निष्कर्ष के साथ खत्म करें, जैसे सत्यनिष्ठा विश्वास बनाती है और निष्पक्षता न्याय सुनिश्चित करती है। ये तरीका आपके जवाब को एक सॉलिड स्ट्रक्चर देता है। तो इस सारी मेहनत का नतीजा क्या है? जब इस सिस्टम को लगातार अपनाया जाता है तो सुधार साफ दिखाई देता है। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं होता, ये आपके लिखे हुए जवाबों में असल में नजर आता है। ये उदाहरण इस बदलाव को बहुत अच्छे से दिखाता है। पहले हफ्ते में जवाब शायद बस इतना हो, GST ने टैक्स सिस्टम में सुधार किया, लेकिन तीसरे हफ्ते तक एक ज्यादा गहरा जवाब सामने आएगा। GST ने टैक्स संरचना को एकीकृत तो किया, लेकिन केंद्र राज्य संबंधों में तनाव पैदा किया, इसलिए सहकारी संघवाद की आवश्यकता है। देखा आपने कैसे एक साधारण सा पॉइंट एक डीप एनालिसिस में बदल गया? यही तो असली प्रोग्रेस है। तो इस पूरी यात्रा का सार क्या है? देखिए, सफलता एक मजबूत इमारत की तरह है जिसके 4 स्तंभ हैं। ज्ञान उसकी नींव है जिसके बिना कुछ भी नहीं टिक सकता। स्ट्रक्चर वो ढांचा है जो आपके विचारों को सही आकार देता है। रोज की प्रैक्टिस आपका हथियार है और इससे मिलने वाला कॉन्फिडेंस आपका कवच, जो हर चुनौती के लिए तैयार करता है। और इस एक बात को हमेशा याद रखना है, UPSC मेंस के मैदान में लिखना ही जीतना है। सारी पढ़ाई, सारी मेहनत अंत में उन शब्दों से ही परखी जाती है जिन्हें आप कागज पर उतारते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी सबक बस ये है कि दिशाहीन पढ़ाई से कहीं बेहतर है एक सोची समझी प्रैक्टिस। याद रखिए, स्मार्ट प्रैक्टिस हमेशा रैंडम स्टडी को हरा देती है।